नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम वर्क प्लेस सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है लोटो यानी कि लॉक आउट टैग आउट। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि लोटो क्या होता है, व्हाट इज़ लोटो, हैजार्डियस एनर्जी किसको कहते हैं, हैजार्डियस एनर्जी क्या चीज़ होती है, लोटो की कब कब ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, व्हाट आर द लोटो डिवाइसेस, कौन कौन सी लोटो डिवाइसेस होती हैं, और क्या लोटो की कलर कोडिंग होती है। जो लोटो के लॉक्स लगते हैं, जो पैडल्स लगते हैं, उनके अलग अलग कलर होने का क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी कलर कोडिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लॉक आउट टैग आउट। दोस्तों इस टॉपिक में हम समझेंगे, आज सबसे पहले हम समझेंगे कि लोटो होता क्या है। लोटो जिसे लॉक आउट टैग आउट भी कहा जाता है। बेसिकली द लोटो या लॉक आउट टैग आउट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड टू इंश्योर दैट द इक्विपमेंट और सिस्टम आर शट डाउन इन द केस ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। दोस्तों बेसिकली द लोटो एक तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रोसीजर होता है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पढ़ा था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। बेसिकली द लोटो का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें किसी हैजार्डियस एनर्जी के ऊपर काम करना है तो उस एनर्जी को हमें आइसोलेट करना पड़ता है। जो हमारा एलिमिनेशन का प्रोसेस है, उस आइसोलेशन को कंफर्म करने के लिए कि हाँ वो आइसोलेशन कंफर्म है, एक कॉन्सेप्ट, एक इंजीनियरिंग कंट्रोल अपनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लोटो या लॉक आउट टैग आउट सिस्टम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रोसीजर है जो ये इंश्योर करता है कि जो हमने आइसोलेशन की है, जो भी हमने किसी भी एनर्जी सोर्स को डी एनर्जाइज्ड किया है या इनऑपरेटेबल किया है, वो प्रॉपर तरीके से डी एनर्जाइज्ड हो गया है। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमें हैजार्डियस एनर्जी से बचाता है। बेसिकली जब भी हम किसी हैजार्डियस एनर्जी पे काम करते हैं या किसी भी एनर्जी पे जब हमें काम करना होता है तो उस समय हमें इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि कहीं गलती से कोई और वर्कर या किसी और इंसान के हाथों वो एनर्जी सोर्स गलती से ऑपरेट ना हो जाए। जब भी कोई मेंटेनेंस वर्क होता है, जब भी कोई शट डाउन वर्क है, कोई रिपेयर वर्क है, कोई किसी भी तरह का कोई भी काम करना है किसी भी एनर्जी वाले सोर्स के ऊपर, उस समय इस चीज़ को सबसे पहले तो उस चीज़ को आइसोलेट किया जाता है, उस एनर्जी सोर्स को आइसोलेट किया जाता है। फिर उस आइसोलेशन को इंश्योर किया जाता है हमारे लॉक आउट टैग आउट सिस्टम के साथ। दोस्तों लॉक आउट टैग आउट सिस्टम के बारे में समझने से पहले हम एक बार समझते हैं कि हैजार्डियस एनर्जीज कौन कौन सी हैजार्डियस एनर्जी होती हैं जिनके ऊपर हमारे इस लॉक आउट टैग आउट की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट आर द हैजार्डियस एनर्जीज। हैजार्डियस एनर्जी कोई भी ऐसी एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल, थर्मल और any other source in a machine and equipment that can be hazardous to worker। कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, कोई रोटेटिंग पार्ट है किसी मशीन का, राइट, कोई न्यूमेटिक एनर्जी है, कोई थर्मल एनर्जी है, कोई स्टीम पाइपलाइन है, किसी भी तरह की एनर्जी जो किसी वर्कर के लिए हैजार्डियस हो सकती है। कब? ड्यूरिंग द सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दैट मशीन एंड इक्विपमेंट, कि उस मशीन या उस इक्विपमेंट की जैसे कि जब भी सर्विस करनी है, जब भी उसकी मेंटेनेंस करनी है, उस दौरान वो हैजार्डियस एनर्जी जो है, इनमें से कोई भी एनर्जी है, वो उस इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकती है या हादसे का कारण बन सकती है अगर वो अनएक्सपेक्टेडली स्टार्टअप हो जाए या रिलीज़ हो जाए। तो वो जो एनर्जी है किसी सीरियस इंजरी या डेथ या मौत का कारण बन सकती है। तो कौन कौन सी एनर्जीज हमारे पास आती हैं, टाइप्स ऑफ हैजार्डियस एनर्जीज में सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली, जिसके सोर्सेज हो जाते हैं हमारी पावर लाइंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बैटरी, मोटर्स। इनसे क्या क्या खतरे रहते हैं, क्या क्या हैजार्ड रहते हैं इनके, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है किसी को, इलेक्ट्रोक्यूशन और आर्क फ्लैश। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी लाइक अ मूविंग पार्ट्स लाइक अ गियर, बेल्ट, पुली, मैकेनिकल सिस्टम, ग्राइंडर व्हील टाइप या कोई और चेन पुली, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, जो मैकेनिकली पार्ट आ जाता है किसी मशीन का मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसमें क्या खतरा हो सकता है लो दोस्तों, क्रशिंग, जैसे कोई इसके बीच में आके फंस गया, क्रश हो गया, इंटेंगलमेंट हो गया, फंस गया, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन होता है किसी बॉडी पार्ट का कट के अलग हो जाना, बॉडी पार्ट कट गया, किसी तरह का कोई फिजिकल इंजरी हो गई। नेक्स्ट में आ जाती है हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक सिस्टम लाइक काफ़ी सारी मशीनें होती हैं जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम, जैसे प्रेस मशीन, लिफ्ट हो गया, हमारी फॉर्क लिफ्ट, क्रेन्स वगैरह जितनी हैं वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती हैं। अगर सडनली उसका फ्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाए ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन और ड्यूरिंग द रिपेयर, अगर वो फ्री हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो उस समय भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जहाँ नुकसान हो सकता है किसी इंसान को। न्यूमैटिक एनर्जी क्या आ जाती है, हमारी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, न्यूमैटिक टूल्स, एयर पावर इक्विपमेंट, जो भी एयर से या हवा के प्रेशर से, कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से जो भी चीज़ें चलती हैं, लाइक अ अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेशर रिलीज, जैसे हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग वगैरह होती हैं, तो वो सब आ जाती हैं हमारी न्यूमैटिक एनर्जी फॉर्म में। केमिकल एनर्जी, द स्टोर्ड केमिकल, stored gases, fuel, material that can cause reaction and explosion, like a toxic exposure हो गया, फायर लग गई, एक्सप्लोजन हो सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट आ जाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में लाइक हॉट सर्फेसेस, स्टीम लाइंस, फर्नेस, बॉयलर, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, बर्न हो सकते हैं, स्कैल्ड, हीट रिलेटेड इंजरीज हो सकती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बर्न हो सकते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, या किसी की मौत भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाता है नेक्स्ट इसमें। ग्रेविटेशनल लाइक एलिवेटेड लोड और सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल जैसे क्रेन्स के ऊपर जो लोड एलिवेटेड है, तो अगर उसके साथ हमें करना है, जैसे हमारी ईओटी क्रेन्स हैं, अगर उसमें किसी तरह का कोई मेंटेनेंस का काम है या कुछ काम करना है, तो उस समय कैसे उस चीज़ को, वहाँ पे हमारा लोटो कैसे काम कर सकता है, उस चीज़ को कैसे बैरिकेड करे, कैसे उस चीज़ को रोका जा सकता है ताकि वो फॉल ना करे, जहाँ किसी को फॉलिंग इंजरी ना हो, क्रशिंग इंजरीज ना हो। उसके बाद आ जाती है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड लाइक इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, स्प्रिंग्स एंड अदर टेंशन्स, जैसे कि स्प्रिंग होते हैं, हमारे शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको स्टोर्ड एनर्जी है। अगर वो एनर्जी सडनली रिलीज़ होती है ड्यू टू द मैकेनिकल मूवमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, जब मैकेनिकली मूवमेंट्स हो सकती हैं, किसी को इंजरी हो सकती है, फिजिकल इंजरीज उस केस में हो सकती हैं। काइनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग एंड मूविंग मशीनरी की वजह से, लाइक कन्वेयर बेल्ट हो गया, हमारे व्हील्स, ग्राइंडर व्हील, ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं काइनेटिक एनर्जी में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंटरप्ट हो जाता है जब बॉडी पार्ट किसी का डैमेज हो सकता है, कट सकता है, राइट। ठीक है दोस्तों, सो अब यहाँ पे जो हमारा लोटो सिस्टम है, जो लॉक और टैग आउट सिस्टम है, उसको कहाँ पे कब कब यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले ड्यूरिंग द मशीन मेंटेनेंस और सर्विसिंग्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल स्टार्टअप। तो जब भी मुझे किसी मशीन की रिपेयर करनी है, सर्विसिंग करनी है, उस समय पे यूज़ किया जाता है हमारा लॉक और टैग आउट। उसके अलावा बिफोर रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू अवॉइड द शॉक और आर्क फ्लैश, जब भी मुझे किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को रिपेयर करना है, व्हेन क्लियरिंग द ब्लॉकेज इन मशीनरी टू प्रिवेंट द अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स, ड्यूरिंग द इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और सेटअप टू इंश्योर द सेफ्टी, बिफोर वर्किंग ऑन हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक सिस्टम, ड्यूरिंग द रूटीन इंस्पेक्शन, जब मुझे रूटीन इंस्पेक्शन करनी है, हैजार्डस एनर्जी में भी प्रेजेंट वहाँ पे भी रह सकती है, तो वहाँ पे भी मुझे लॉक और टैग आउट की ज़रूरत है। व्हेन सर्विसिंग द पावर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लाइक अ फोर्क लिफ्ट हो गया, क्रेन्स हो गया, जब इनकी सर्विस जब मेंटेनेंस की जाती है, तो इनके भी जो मूविंग पार्ट्स उन सबको लॉक आउट किया जाता है। जब किसी एक काम में मल्टीपल वर्कर्स यूज़ होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे भी लॉक और टैग आउट का सिस्टम अप्लाई किया जाता है, राइट। सो दोस्तों, बेसिकली जो हमारा लॉक और टैग आउट का सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए मेरा एक इक्विपमेंट है, जैसे मान लीजिए मेरे घर में एसी है,
अब एसी की एक हर साल के बाद 2 साल के बाद या जैसे हम लोग सर्विसेज करवाते हैं, या कोई भी हमारी बाइक है या हर गाड़ी है कोई भी है, उनकी सर्विसेज हम साल दर साल करवाते हैं। तो जब भी हम उसकी सर्विस करवाते हैं तो हम पहले पावर सोर्स को ऑफ कर देते हैं और फिर उसकी सर्विस करते हैं, राइट। अब ये होता है हमारे घर का। अब मान लीजिए वैसे ही 10 एसी लगे हुए हैं अलग अलग कमरों में, और उन सब का जो मेन स्विच है वो एक जगह पे लगा हुआ है, और जैसे ही मैंने उस मेन स्विच को ऑफ किया तो मुझे एक एसी की सर्विस करनी थी, तो मैंने क्या किया, उस मेन स्विच को ऑफ कर दिया। अब जैसे ही मैंने उस मेन एक स्विच को ऑफ किया, उस केस में क्या हो गया कि बाकी के जो 9 एसी थे वो भी बंद हो गए। तो एक एसी जो एक रूम में लगा था उसके ऊपर हमने अपना सर्विसिंग करना, जो भी रिपेयर उसकी करनी है, जो भी काम है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हमने काम शुरू किया। इतने में क्या हुआ, किसी दूसरे रूम में कोई और बंदा आके बैठा, उसने देखा कि गर्मी लग रही है, एसी ऑन करके देखा तो एसी ऑन नहीं किया। अब वो चला गया देखने मेन पैनल को जहाँ से हमने बंद किया था। अब वहाँ पे जाके वो क्या देखता है कि एक एसी का जो स्विच था जिससे वो सब चल रही हैं, वो पैनल का स्विच ऑफ है, नीचे गिरा हुआ है। अब उसने देखा कि हो सकता है वो गलती से हो गया, अब उसको कुछ नहीं पता, तो उसने क्या किया, उस स्विच को ऑन कर दिया। अब जैसे ही उसने ऑन किया तो जैसे ही बाकी 9 एसीओं में पावर आई, तो उस 10 में एसी में जिसमें रिपेयर का काम चल रहा था उसमें भी क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल करंट आ गया या पावर आ गया। तो उस केस में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे ही हादसे ना हो, इन हादसों को रोकने के लिए हमारा ये लॉक आउट टैग आउट का सिस्टम बनाया जाता है। होता क्या है कि जब भी मुझे कहीं पे भी कोई काम करना है, वो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम है, वो हमारा किसी भी एनर्जी, किसी भी तरह की हैजार्डियस एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी है, किसी भी तरह का किसी भी एनर्जी सोर्स पे मुझे काम करना है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी मशीन की रिपेयर करनी है, जैसे कंप्रेसर है, जैसे एक्सट्रूडर होते हैं, या किसी क्रेन की रिपेयर करनी है, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, किसी चीज़ की रिपेयर करनी है, या मेंटेनेंस का काम करना है, या इंस्पेक्शन का काम करना है, उस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके मेन पावर सॉकेट को या पावर सोर्स को ऑफ किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब बंद करने के बाद उस चीज़ को दोबारा से कोई गलती से ना चला दे, या किसी और डिपार्टमेंट का कोई बंदा वो गलती से ना चला दे, तो क्या किया जाता है, उसको कवर करके उसके ऊपर एक लॉक लगा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लॉक आउट कर देना। उसके ऊपर एक लॉक लगा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉक आउट करना। अब लॉक आउट लगाने से क्या हो जाता है कि पता चल जाता है कोई भी बंदा गलती से उसको नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उस लॉक की चाबी अपने पास रख ली जाती है। लेकिन अब वो लॉक किसने लगाया, किस पर्पस से लगाया गया, कितने टाइम के लिए लगेगा, क्यों उसकी ज़रूरत है, वो चीज़ों का भी सबको पता होना चाहिए, राइट जी। तो उस केस के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे एक टैग लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं टैग आउट करना। वहाँ पे एक टैग लगा दिया जाता है। उस टैग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उस पर लिख दिया जाता है कि ये जो सिस्टम है या ये जो एनर्जी सोर्स है, पावर सोर्स है, इस पावर सोर्स को मेंटेनेंस वर्क के लिए या रिपेयर वर्क के लिए बंद किया गया है, आइसोलेट किया गया है, किस पर्सन ने आइसोलेट किया है और कितनी देर के लिए इस डॉक्यूमेंट को या इस इक्विपमेंट को आइसोलेट किया गया है। तो प्रॉपर एक टैग लगा दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है लॉक आउट टैग आउट सिस्टम, ठीक है जी। दोस्तों, तो इसके लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं लोटो डिवाइसेस या लॉक आउट टैग आउट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। तो जैसे आपको दोस्तों इसमें लॉक नज़र आ रहे हैं, ये कुछ अलग अलग तरीके के लॉक्स हैं, ये बॉक्सेस हैं, ये अलग अलग तरीके के लोटो लॉक आउट सिस्टम हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स। और ये होता है हमारा टैग सिस्टम, जिस पे हम डिटेल्ड लिखते हैं कि वो लोटो क्यों लगाया गया, क्या उसका पर्पज़ है, कितनी देर तक वो काम करेगा। तो ये सब डिवाइसेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनको स्टैंडर्डाइज बनाया जाता है। ऐसा ही नहीं कि हमने कोई भी दुकान से एक 10, 20, 50 रुपए का ताला लाए, वहाँ पे लगा के लगा दिया, ऐसा नहीं।
लोटो सिस्टम के लिए इस पूरी कॉन्सेप्ट को, इस पूरे प्रोसीजर को एक सिस्टेमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जाता है। इनकी प्रॉपर कलर कोडिंग होती है, इनके डिज़ाइन होते हैं, वहीं लोटो की पूरी किट ला के हम उसको यूज़ करते हैं। क्यों? अब ये इसलिए था जब ये वाले सिस्टम के तरीके के लॉक लगे होंगे तो हर कोई बंदा जो भी इंडस्ट्री में काम करता है वो समझ जाएगा कि ये जो लॉक लगाया गया है वो लोटो का है। जहाँ एक सिस्टेमेटिक प्रोसीजर के लिए लॉक लगाया गया है या किसी मेंटेनेंस वर्क के लिए लगाया गया है, ऐसे ही हमने अगर कोई दुकान से नॉर्मल से जो लॉक होते हैं, जैसे हम कमरों को लगाते हैं, रूम्स वगैरह को लगाते हैं, वैसा लॉक लगा दिया तो उस लॉक से क्या होगा, प्रॉपर किसी को क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए लोटो के लिए प्रॉपर एक अलग तरीके का प्रोसीजर बनाया जाता है, इनकी प्रॉपर कलर कोडिंग रखी जाती है, इनके डिज़ाइंस, ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लॉकआउट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, क्या क्या इनका काम है। सबसे पहले आते हैं वॉल्व लॉकआउट डिवाइसेस। ये ऐसे लॉकआउट डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे भी कोई वॉल्व है, बेसिकली लिक्विड एनर्जी को रोकने के लिए, डीएनर्जाइज करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली लॉकआउट वॉल्व्स आर लॉक द वॉल्व्स इन द ऑफ पोजिशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ लिक्विड्स या फ्लूइड्स और गैसेस। जहाँ पे भी कोई गैस पाइपलाइन है, जहाँ पे भी कोई लिक्विड की पाइपलाइन है, किसी भी तरह का कोई केमिकल है, कोई किसी भी तरह का लिक्विड है, या किसी भी तरह की गैस, जैसे एलपीजी गैस लाइंस होती हैं, जो और भी कोई गैस लाइन जो भी वहाँ पे है इंडस्ट्री में, जब मुझे उसके ऊपर कोई रिपेयर का काम करना है या उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम करना है, तो उस समय उस लाइन के जो वाल्व हैं उनको प्रॉपर तरीके से पहले आइसोलेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर क्या किया जाता है, ये लॉकआउट डिवाइसेस लगा दी जाती हैं जो गलती से भी कोई उनको दोबारा ऑपरेट ना कर सके। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है वाल्व लॉकआउट डिवाइस, जो बॉल की तरह का होता है। ये वाले जो हमारे वॉल्व टाइप के हमारे गेट वॉल्व होते हैं, ये जो बॉल टाइप वॉल्व होते हैं, इनको जब जहाँ पे भी लगे रहते हैं, ये बहुत कॉमन सा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारे घर पे भी जो टुल्लू पंप आते हैं या कुछ भी सिंपल पंप वगैरह रहते हैं, उनमें भी ये वॉल्व लगा रहता है। तो ऐसे वाल्व को लॉक कर दिया जाता है, जहाँ पे भी ये वाला बॉल टाइप वॉल्व लगा हुआ है, उसको रोकने के लिए ये प्रॉपर हैंडल, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हैंडल लगा दिया जाता है और इसको प्रॉपर तरीके से फिर लॉक कर दिया जाता है और इसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं गेट वाल्व, जहाँ पे भी गेट वाल्व लगे रहते हैं, जैसे कोई हाइड्रेंट सिस्टम है या कोई और लिक्विड सिस्टम है जहाँ पे ऐसा गेट वाल्व है, तो उसके ऊपर इस तरह का लॉक लगा दिया जाता है, जैसे ये रेड कलर में आपको दिखता है। तो इसके ऊपर लगा के भी इसको प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया जाता है और इसके ऊपर भी टैग लगा दिया जाता है। इसमें एक और आ जाते हैं बटरफ्लाई वाल्व। तो ये हमारे बटरफ्लाई वाल्व होते हैं जिनका इस्तेमाल नॉर्मली अपने लिक्विड्स में, जैसे हाइड्रेंट वगैरह सिस्टम में या और गैस पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो उसके ऊपर ऐसे लॉक लग जाते हैं, लॉक आउट टैग आउट कर दिया जाता है जो गलती से कोई भी इनको ऑपरेट ना कर दे, और जैसे ही कोई आदमी इनको देखे तो उसको पता चल जाए कि अब ये वाला सिस्टम जो है, इसको रिपेयर का काम इस सिस्टम में या इस लाइन में रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनका एक प्रॉपर कलर्ड है, एक लॉक का एक स्पेशल कलर्ड है, हर तरीके प्रॉपर तरीके के कलर बनाए गए हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये प्रॉपर हमारा लॉक और टैग आउट सिस्टम का ही पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लग टाइप वॉल्व आ जाते हैं। तो उसमें जैसे जहाँ पे कहीं कोई प्लग टाइप है या हैंडल है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके ऊपर लॉक लगा दिया जाता है ताकि गलती से उसको कोई ऑपरेट ना कर दे। तो बेसिकली इनका यूज़ होता है पाइपलाइंस में, जो कि इनके अंदर से हैजार्डियस लिक्विड और गैसेस का फ्लो हो रहा होता है। दूसरे आ जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए, आ जाते हैं सर्किट ब्रेकर लॉकआउट्स। सर्किट ब्रेकर लॉकआउट जैसे आप इमेज में देख ही रहे हैं, पिन टू पिन, टाई बार लॉकआउट और स्टैंडर्ड क्लैंप ऑन लॉकआउट्स। तो ये जब भी मुझे किसी पैनल को लॉकआउट करना है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आपको ऊपर एक पहली पिक्चर में दिख रहा है, मुझे पूरे के पूरे पैनल को लॉक नहीं करना है, बाकी का सिस्टम चलता रहे। मुझे जिस एक स्विच को, एक सिस्टम को
लॉक करना है, सिर्फ उसी के लिए मेरा एक लॉक सिस्टम आ गया, उसके ऊपर लग के और फिर मैंने वहाँ पे लॉक लगा दिया। ऐसे ही नीचे एक सिस्टम में जब मुझे काम करना है, किसी एक इक्विपमेंट पे काम करना है, ऐसे ही अगर मुझे बल्क में पूरे पे काम करना है तो बड़ा वाला लॉक आएगा जो लग जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को कवर्ड कर देगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें आता है हैस्प टाइप लॉकआउट सिस्टम। ये लॉकआउट सिस्टम बेसिकली कब आता है, जब एक काम के ऊपर मल्टीपल वर्कर काम कर रहे हो। सो इसमें स्टैंडर्ड आ जाते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे दोस्तों, या ये आ जाते हैं हैवी ड्यूटी। सो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक जगह पे किसी रिपेयर का काम चल रहा है, तो वहीं पे उस मशीन में या उस एरिया में इलेक्ट्रिकल का भी काम चल रहा है, जाओ तो 2-4 वर्कर इलेक्ट्रिकल के काम कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल के काम कर रहे हैं, तो अलग अलग लेवल के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो मेन हमारा ये जो आपको क्लैंप दिख रहा है, ये क्लैंप उस एनर्जी सोर्स को बंद कर देता है और ये जितने होल्स हैं 1 2 3 4 5 6 या ये बड़े वाले जितने होल्स हैं, उतने वर्कर, हर वर्कर अपना अपना पर्सनल लॉक जो है वो इन होल्स में लगा देता है। इससे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक लास्ट वर्कर अपना लॉक नहीं खोलेगा तब तक ये जो मेरा मेन सिस्टम है वो ओपन नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक वर्कर का या एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का काम अगर वहाँ से ख़त्म हो गया, तो और दूसरा ग्रुप अगर काम कर रहा है तो वो अपना लॉक ऑन कर सकते हैं या खोल सकते हैं, लेकिन तब भी मेरा सिस्टम जो है वो दोबारा से एनर्जाइज्ड नहीं होगा। मेरा मेन पैनल या मेन सिस्टम, मेन लॉक है वो बंद ही रहेगा जब तक आखिरी वर्कर उसको नहीं खोलता। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मल्टीपल वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस केस में एक्सीडेंट्स के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इस केस में सिर्फ एक ही लॉक लगाया गया, इलेक्ट्रिकल के भी काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले जहाँ और किसी डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी एक वर्कर का या एक डिपार्टमेंट का काम ख़त्म हो गया या एक वर्कर का काम ख़त्म हो गया, तो उस केस में वो अपना अगर लॉक निकाल के चला गया तो और बाकी वहीं पे अभी काम ही कर रहे हैं, उस केस में क्या हो गया कि अगर किसी ने गलती से, आपकी लॉक खुल गया है तो कोई भी बंदा या कोई भी और वर्कर या कोई भी और पर्सन उस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है। तो अगर गलती से ऑपरेट कर रही है तो बाकी जितने भी वर्कर या जितने भी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ हादसा हो सकता है। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, 2 4 5 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये वाला सिस्टम हमारा यूज़ किया जाता है। अब इसी का ही एक और सिस्टम है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं ग्रुप लॉकआउट बॉक्स। अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये हैस्प टाइप जो सिस्टम है ये इसकी अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती या इसको लगाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है कि ये बॉक्स टाइप सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है कि जो मेन एनर्जी सोर्स है उसको लॉकआउट करके उसकी जो चाबी है उसके ऊपर एक ताला लगा दिया जाता है और ताले की जो चाबी है वो इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती है। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर जितने भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑफिसर हो गए या कोई और डिपार्टमेंट, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपना अपना लॉक जो है वो यहाँ पे इन होल्स में लगा देंगे। इन जितने होल्स हैं उनमें अपना अपना जो लॉक है वो लगा देंगे और ये जो बॉक्स है वो लॉक हो जाएगा। जैसे ही ये लास्ट लॉक इस बॉक्स का खुलेगा उसके बाद ही इसके अंदर से मेन जो की है या मेन चाबी है वो निकलेगी, जिस चाबी से या जिस की से वो लॉक खुलेगा जो लॉक आउट के लिए हमने लगा रखा है। तो ये बॉक्स का सिस्टम बहुत जगह पे काम आता है। यहाँ पे क्या है, जब मल्टीपल वर्कर, बहुत सारे वर्कर एक काम को कर रहे हैं उस समय, या काफ़ी ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप का काम चल रहा है, तो वहाँ पे ये वाला बॉक्स सिस्टम भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो इंश्योरिटी ऑफ एनर्जी आइसोलेशन है, जहाँ हमारी वर्कर सेफ्टी के प्रति जो जागरूकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि एक्सीडेंट होने के जो कारण हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये होती है हमारा टैग आउट। टैग आउट में ये टैग लगा दिया जाता है दोस्तों, जिसमें कि एक तरफ ये लिखा रहता है
कि डू नॉट ऑपरेट और मूव द एनर्जी आइसोलेशन और ब्लॉकर डिवाइस की सब चीज़ें लगा रखी हैं। उसके बाद नीचे इसके ऊपर होता है यहाँ पे ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय कि किस वर्कर ने या किस बंदे ने वो लॉक लगाया है, कौन से डिपार्टमेंट ने वो लॉक लगाया है और कितनी देर के लिए या किस डेट को वो लगा था लॉक। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में अदर डिटेल्स लिख दी जाती हैं कि ये जो लॉक है वो इस वर्क के लिए या इस काम के लिए लगाया गया है, इतनी देर तक ये चलेगा। तो ये सब चीज़ों से क्या हो जाता है, एक मैसेज हमारा चला जाता है बाकी सब डिपार्टमेंट्स को, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक मैसेज चला जाता है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई मेंटेनेंस का या कोई रिपेयर का या कोई हैवी इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। उस केस में उस एनर्जी सोर्स के साथ जो भी रिलेटेड काम है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये होती है हमारी लॉक आउट और टैग आउट की डिवाइसेस। अब यहाँ पे इनकी कुछ कलर कोडिंग होती है, कुछ अलग अलग तरीके के कलर या अलग अलग तरीके के लॉक्स जो पैडल्स लगाए जाते हैं, इनके बारे में हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रेड कलर के लॉक, जिसे हम पर्सनल लॉक कहते हैं। ये अगर वो रेड कलर का लॉक लगा गया है, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विपमेंट इज लॉक्ड आउट एंड द वर्कर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉक, कि वो जो किसी एक पर्सन ने, एक अपने सिंगल पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है, उस पर्सन ने वहाँ पे काम करने के लिए उस लॉक को लगाया गया है और सिर्फ वही वर्कर ऑथोराइज्ड है या वही वर्कर उस लॉक को रिमूव कर सकता है जब उसका काम ख़त्म हो गया। बेसिकली ये वर्कर्स के लिए होता है। वहाँ पे एक रेड है, दो है, तीन है, वो डिपेंड करता है कि वो हर एक पर्सन का एक पर्सनल लॉक है जो वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है रेड कलर में। अगर वहां पे येलो कलर का लॉक किया हुआ है, रेड और येलो दोनों लगे हैं, रेड तो अवेलेबल होगा ही, अगर वहां पे येलो कलर का भी लॉक लगा है तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है सुपरवाइजर और मैनेजमेंट को, कि वहाँ पे जो एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है और सिर्फ वर्कर ने ही अपना लॉक नहीं लगाया है, साथ में उस एरिए में जो भी सुपरवाइज़र है या जो भी मेंटेनेंस है या उस एरिए के जो भी सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन देख रहा है, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक लॉक लगा दिया है, जो सिर्फ एक वर्कर के लॉक हटाने से वो सिस्टम नहीं ओपन होगा। बेसिकली कुछ एनर्जीज ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो हमारा लॉक लगा दिया जाता है, वर्कर ने तो अपना लॉक लगा दिया, अब उसका काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म होने के बाद भी डायरेक्ट वर्कर सिस्टम को दोबारा से चालू नहीं कर सकता या एनर्जाइज नहीं करता है। उस केस में उसको अपना काम ख़त्म होने के बाद अपना लॉक खोल के मैनेजमेंट को या टॉप मैनेजमेंट को, चाहे सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, उनको इन्फॉर्म करना होता है। फिर वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके उस चीज़ को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर वो अपना येलो लॉक वहाँ से रिमूव करते हैं और उस सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, दोबारा से एनर्जाइज्ड कर दिया जाता है। इसके बाद आता है ग्रीन लॉक। ग्रीन लॉक जो होता है वो बेसिकली सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से रहता है। अब ये क्या काम, ये इंडिकेट्स करता है कि जो भी वहाँ पे काम हो रहा है, उस काम में जो सेफ्टी टीम है वो उसकी भी अप्रूवल है या सेफ्टी टीम भी इन्वॉल्व है, और जब तक सेफ्टी टीम अपना लॉक नहीं निकालेगी या उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगी, उतनी देर तक वो एनर्जी सोर्स को एनर्जाइज्ड नहीं किया जाता। ये कुछ ऐसी टास्क होती हैं जो बहुत हाईली रिस्क कैटेगरी में आती हैं, तो वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, या कुछ कंपनीज़ में इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे भी फॉलो किया जाता है कि जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के पर्सन्स हैं या सेफ्टी के लोग हैं वो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें और काम को और ज़्यादा बढ़िया सेफ तरीके से किया जा सके। इसके बाद आ जाता है ब्लू कलर का। तो इसका इंडिकेट्स दैट द इक्विपमेंट इज बीन सर्विस्ड बाय द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस पर्पस। तो मेंटेनेंस पर्पस के लिए उस सिस्टम के ऊपर लॉक लगा दिया गया है, और जब मेंटेनेंस पर्पस ख़त्म होगा या उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाएगी, उसके बाद ही वो जो लॉक है वो निकाला जाएगा। ये बेसिकली फॉर अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद आ जाता है ऑरेंज लॉक। ऑरेंज लॉक इज़ अ टेम्परेरी लॉक। ये क्या होता है कि जब मुझे कोई थोड़ी देर का काम है, फॉर अ क्विक टास्क,
जैसे छोटा मोटा कोई काम है, कोई स्विच चेंज करना है, कोई पैनल का कोई वायर चेंज करनी है, कोई और कुछ ऐसा है जैसे जंपर वगैरह, जहाँ ऐसी कोई चीज़ छोटी मोटी चेंज करनी है, या छोटा मोटा कोई काम है, बहुत लॉन्ग टास्क नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एनर्जी आइसोलेशन कंपलसरी है, उसकी ज़रूरत है। तो उस केस में शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी लॉक लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑरेंज लॉक। अब ये ऑरेंज लॉक लगाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली दोस्तों, जहाँ पे मेरा रेड कलर या कोई और कलर का लॉक लगा है, वो लॉक ये रिप्रेजेंट करता है कि वो काम लंबा जा सकता है। तो उस एरिए में क्या होता है कि जहाँ पे रेड कलर या किसी और कलर के, या कह लीजिए सर्विस वगैरह के या मेंटेनेंस के लॉक लगे हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उस एरिया में कोई और काम नहीं हो सकता। 2 घंटे 4 घंटे या फुल डे के लिए कोई और काम नहीं हो सकता। पूरा दिन के लिए 8 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए वही काम चलेगा। ऑरेंज जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे जो होने वाला काम है वो कुछ ही देर का है, कुछ 1-8 घंटे में या कुछ मिनटों में वो काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे कोई और एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है या किसी और एक्टिविटी के लिए परमिट मिल सकता है। तो उस केस में क्या है, पूरे का पूरा जो लेबर का जो टाइम है वो आइडल या बर्बाद नहीं होता। वहाँ पे जो किसी और टास्क अगर परफॉर्म करनी है तो वो परफॉर्म की जा सकती है, वो काम जो टेम्परेरी के लिए काम शुरू हुआ था वो ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों इसमें कहा जाता है ब्लैक लॉक। ब्लैक लॉक जो है वो कंट्रैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। इट इंडिकेटर्स दैट द एक्सटर्नल वर्कर विच आर नॉट एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी वर्किंग ऑन अ इक्विपमेंट, की जैसे कि कोई थर्ड पार्टी या कोई कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है किसी तरह का मेंटेनेंस काम करने के लिए, या बाहर से किसी को बुलाया गया है, तो वो साथ में अपना एक लॉक लगा देते हैं ब्लैक कलर का। हमारे नॉर्मल लॉक्स के साथ एक ब्लैक कलर का लॉक लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मशीन के ऊपर जो काम हो रहा है उसके लिए कोई थर्ड पार्टी हायर की गई है या बाहर से कोई आया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आ जाता है वाइट लॉक। वाइट लॉक जो होता है ये होता है फॉर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, कि ये रिप्रेजेंट करता है, अगर वाइट लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस इक्विपमेंट्स को आइसोलेट किया गया है टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि उसके ऊपर टेस्टिंग होगी या उसकी इंस्पेक्शन होगी, उस पर्पस के लिए उस सिस्टम को लॉक किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है पर्पल लॉक। पर्पल लॉक इज इंडिकेट्स द स्पेशल प्रोसीजर्स आर इन प्लेस, कि वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोसीजर हैं या कोई स्पेशल एक्टिविटी हो रही है जो बहुत हैजार्डियस है और उस चीज़ के लिए प्रॉपर हैंडलिंग, बहुत हाई हैंडलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे पर्पल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। जल्दी हम आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे हम कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने चर्चा की लॉक और टैग आउट के बारे में, कि लॉक और टैग आउट सिस्टम क्या होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे लोटो प्रोसीजर के बारे में चर्चा, और चर्चा करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कि क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी वीडियोस को प्यार देने के लिए। अगर आपको सेफ्टी रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जहां आपको किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो अपनी साइट के ऊपर, तो आप इन नंबरों के जरिए हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।